अगर आप अपने पोर्टफोलियो को सॉलिड बूस्ट देना चाहते हैं तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का होना जरूरी है पोर्टफोलियो में। क्यों? क्योंकि ये फंड्स आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ और स्टेबिलिटी का परफेक्ट बैलेंस दे सकते हैं। मिड कैप फंड्स वो हिडन जेम है जो ना सिर्फ अच्छे रिटर्न्स देने की कैपेसिटी रखते हैं बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक सॉलिड ऑप्शन भी है। पर सवाल है, कौन से फंड्स सही है आपके लिए? इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 के बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की, वो भी सॉलिड रिसर्च और स्ट्रिक्टली डिफाइंड पैरामीटर के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नाम जानने से पहले सबसे ज़रूरी है ये जानना कि मिड कैप होता क्या है। मिड कैप म्यूचुअल फंड उन म्यूचुअल फंड्स को कहते हैं जो अपना पैसा उन कंपनीज में लगाता है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 101 से 250 के बीच रैंक करती है। ये कंपनीज ग्रो कर रही होती है, इसीलिए मिड कैप फंड्स का रिटर्न पोटेंशियल अच्छा होता है, पर रिस्क लार्ज कैप से ज़्यादा और एट द सेम टाइम स्मॉल कैप से कम होता है यहाँ। तो दोस्तों, मैंने ओपन कर लिया है टिकर टैप का म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। अब हम आ जाएंगे इक्विटी की सेक्शन में। इक्विटी सेक्शन में हम आके हम सेलेक्ट कर लेंगे मिड कैप फंड्स को। अब आप देख सकते हैं यार, टोटल 29 मिड कैप फंड्स निकल के आई है। अब इन 29 में से हम सिर्फ बेसिक 2 फिल्टर लगाएंगे। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे एसेट अंडर मैनेजमेंट का फिल्टर। हम ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिसका AUM एटलीस्ट 5000 करोड़ तो हो, ताकि फ्यूचर में लिक्विडिटी का कोई इशू ना है। तो यहाँ मैं कर दूंगा 5000। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, 29 फंड में से सिर्फ 18 फंड अब हमारे पास रह गया है। अब हम इस पे लगाएंगे अपना आखिरी फिल्टर, जो कि है 10 साल का CAGR। अब दोस्तों, हम उन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिस फंड का 10 साल का CAGR बेंचमार्क से ज़्यादा हो, यानी निफ्टी 150 TRI। तो हम यहाँ आके, अब क्योंकि निफ्टी 150 TRI का 10 साल का रिटर्न है 18.95 का, तो हम यहाँ डाल देंगे 18.95। ऐसे म्यूचुअल फंड्स आएंगे जिन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है। तो दोस्तों, ये मेरे पास निकल के आ गया ये 7 फंड। अगर हम 10 ईयर के बेसिस पे सॉर्ट करें तो सबसे पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, दूसरा है इडलवाइस मिड कैप फंड, तीसरा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, चौथा है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, पांचवा है क्वांट मिड कैप फंड, 6th नंबर पे है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड और 7वें नंबर पे है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। अब हम इन 7 फंड्स को डिटेल में जानेंगे। तो मैंने इन 7 फंड्स को यहाँ ऐड कर लिया है और हम कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे इनको जज करेंगे क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। तो मैं सबसे पहले सब पैरामीटर्स को क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये एकदम सिंपल में समझे तो फंड साइज, किसी भी म्यूचुअल फंड के पास कितना फंड है उसका साइज। AUM हमेशा करोड़ों में होता है। नेक्स्ट है CAGR, 5 साल का और 10 साल का। CAGR को एकदम सिंपल में समझे तो एवरेज एनुअल रिटर्न, 5 साल के एवरेज एनुअल रिटर्न, 10 साल के एवरेज एनुअल रिटर्न। चौथा पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो यानी आप, मैं जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो फंड मैनेजर अपना टाइम इन्वेस्ट करके रिसर्च करके हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके रिटर्न में वो हमसे एक फीस चार्ज करते हैं जिसको कहा जाता है एक्सपेंस रेशियो। पांचवा पैरामीटर है अल्फा। अल्फा मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कंपेयर टू बेंचमार्क। किसी भी म्यूचुअल फंड का अल्फा अगर 1 से ज्यादा है, यानी उस म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म किया है। ये जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। अगला पैरामीटर है बीटा। बीटा यानी रिस्क कंपेयर टू बेंचमार्क। कोई भी म्यूचुअल फंड का बीटा 1 से कम हो तो उसे अच्छा माना जाता है। अगर कोई भी म्यूचुअल फंड का बीटा 1 से कम है, यानी वो म्यूचुअल फंड लेस वोलेटाइल है, और ये जितना कम हो उतना अच्छा होता है। अगला पैरामीटर है शार्पे रेशियो। दोस्तों, शार्पे रेशियो अल्फा और बीटा को यूज करके कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब किसी भी इन्वेस्टमेंट में जितना रिस्क इन्वॉल्व है उस पे आपको कितना रिटर्न्स मिल पा रहा है। एकदम सिंपल में बोले तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आप जितना रिस्क ले रहे हैं आपको उतना रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं, शार्पे रेशियो से पता चलता है। शार्पे रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। अगला पैरामीटर है सबसे इम्पोर्टेंट, रोलिंग रिटर्न।
दोस्तों रिटर्न दो तरीके के होते हैं, एक होता है CAGR जो कि है एवरेज एनुअल रिटर्न। तो CAGR आपको इतना अच्छा पिक्चर नहीं प्रोवाइड करता, बट रोलिंग रिटर्न हर एक दिन उस रोलिंग पीरियड में किसी भी फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ये सारे डिटेल हमें प्रोवाइड करता है रोलिंग रिटर्न। तो कोई भी म्यूचुअल फंड जब आप सेलेक्ट करेंगे, रोलिंग रिटर्न काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगला पैरामीटर है दोस्तों टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो मतलब किसी भी म्यूचुअल फंड के होल्डिंग में कितना चेंजेस हो रहा है विद इन ए ईयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का टर्नओवर रेशियो 100 है, यानी उस म्यूचुअल फंड के जो होल्डिंग है वो एक साल में सारे बदल चुके हैं। ये है इक्विटी, किसी भी म्यूचुअल फंड ने इक्विटी में कितने % इन्वेस्ट कर रखे हैं। ये है कैश, किसी भी म्यूचुअल फंड के पास कितना कैश अपने पास रखे हुए हैं अभी। ये है नंबर ऑफ स्टॉक्स, उस म्यूचुअल फंड ने कितने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब हम जानते हैं एक एक करके कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है और कौन से म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को, AUM है ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ के आसपास का। 5 साल का CAGR की बात करें तो है 35.09 का। 10 साल की CAGR की बात करें तो वो है 21.89 का। एक्सपेंस रेशियो को अगर देखें तो वो है 0.54 का। अल्फा इसका सबसे ज्यादा है 13.18 का। अल्फा ये बताता है कि इस म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। बीटा है 0.83 का। इससे हमें ये पता चलता है कि ये म्यूचुअल फंड लेस वोलेटाइल है। शार्पे रेशियो है 1.73 का, जो कि सबसे ज्यादा है। अब हम बात करें अगर रोलिंग रिटर्न की, रोलिंग रिटर्न के लिए मैं आ चुका हूँ advisorkhoj.com में। अब यहाँ हम डाल देंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को। स्टार्ट डेट हम 10 साल तक का ले लेंगे, जो कि होगा 6 जनवरी 2015, और रोलिंग पीरियड हम लेंगे 3 साल। हम कर देंगे सबमिट। तो दोस्तों इस ग्राफ से हम ये देख सकते हैं लगभग इस पॉइंट तक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने बेंचमार्क कंपैरिजन में, जो कि है निफ्टी मिड कैप 150 TRI, उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का कंपेयर टू बेंचमार्क। ये हमेशा बेंचमार्क के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्म ही कर रहा था। लेकिन अगर हम इस पीरियड से देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने बेंचमार्क के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म स्टार्ट करना शुरू किया था। और अगर हम इस पीरियड से आए तो इस पीरियड से हम क्लियरली देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है। तो अगर हम लास्ट 2 से 3 साल को देखें तो क्लियरली मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड रहा है। तो दोस्तों इसी तरह आप बाकी का भी रोलिंग रिटर्न जज कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टर्नओवर रेशियो। 133% टर्नओवर रेशियो का मतलब है इस म्यूचुअल फंड के जो एलोकेशन है वो काफी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह अगर हम AUM को देखें तो AUM है सबसे ज्यादा HDFC मिड कैप का, फिर है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, फिर है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड का। तो इन तीनों को हम एक एक पॉइंट दे देंगे यहाँ। नेक्स्ट है 5 साल का CAGR। 5 साल का CAGR सबसे ज्यादा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, फिर है क्वांट मिड कैप फंड का, और फिर है ईडलवाइस मिड कैप फंड का। तो फिर हम इन तीनों को एक एक पॉइंट दे देंगे यहाँ। फिर आते हैं हम 10 साल की CAGR में। अगर हम 10 साल की CAGR को देखें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड अगेन सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है इसने। फिर है ईडलवाइस मिड कैप फंड, और फिर है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। तो इन तीनों को हम एक पॉइंट दे देंगे यहाँ। चौथा पैरामीटर एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि जितना कम होगा आप उतना कम फी देंगे फंड मैनेजर को। तो सबसे कम है दोस्तों कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का, फिर है ईडलवाइस मिड कैप फंड का, और लास्ट में है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, जो कि है 0.54 का। अगेन हम यहाँ इन तीन को एक एक पॉइंट दे देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों अल्फा। तो अल्फा अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का, जो कि है 13.18 का। फिर नेक्स्ट है HDFC मिड कैप का 6.41 का, और अल्फा जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। तो हम इन दोनों को एक एक पॉइंट दे देंगे। बाकी सारे 3, 4, 2 की रेंज में है, बस ये दोनों मोर देन 6 है। एक है 6.41 का और दूसरा है 13.18। अगला पैरामीटर है बीटा। अगेन बीटा जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। तो सबसे कम बीटा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का। दूसरा सबसे अच्छा बीटा है मोतीलाल ओसवाल मिड
कैप फंड का 0.83, उसके बाद अगेन बाकी सब 0.9 के आसपास पे होवर कर रहे हैं। फिर आता है शार्पे रेशियो। तो दोस्तों शार्पे रेशियो की बात करें तो सबसे ज्यादा है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 1.73 का, और याद रखिएगा शार्पे रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा माना जाता है। उसके बाद है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का 1.49, बाकी सारे 1.3 के रेंज पे है। रोलिंग रिटर्न की अगर हम बात करें, वेरी गुड का मतलब है हाल ही के पीरियड में या फिर लंबे पीरियड से उस म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क को कॉन्स्टेंटली आउट परफॉर्म किया है, जो कि इस केस में हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और क्वांट मिड कैप फंड की केस में हम देख सकते हैं। और बाकी के जितने हैं उसके भी रोलिंग रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन आइदर उसने बेंचमार्क के कंपैरिजन में काफी अच्छा परफॉर्म किया है या फिर बेंचमार्क के कंपैरिजन में कभी लेस परफॉर्म किया है, बट उनके भी रोलिंग रिटर्न अच्छे हैं, इसलिए मैंने यहाँ गुड इंक्लूड किया है। अगला पैरामीटर है टर्नओवर रेशियो का, जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और क्वांट मिड कैप फंड का बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इस केस में हम बाकी को 1 पॉइंट देंगे, क्योंकि उनका टर्नओवर रेशियो इन दोनों के कंपैरिजन में काफी कम है। बाकी आप परसेंटेज ऑफ इक्विटी, परसेंटेज ऑफ कैश और नंबर ऑफ स्टॉक देख सकते हैं, लेकिन इन तीनों के बेसिस पे मैंने किसी को जज नहीं किया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें ये पता चलता है कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी काफी कैश होल्ड किया हुआ है करंट टाइम पे। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन ये है। नंबर 2 ऑब्जर्वेशन ये है हमारा, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स पे इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि है 97 का, जो कि सबसे ज्यादा है। और आखिरी ऑब्जर्वेशन है, क्वांट मिड कैप फंड ने इक्विटी में सबसे कम इन्वेस्ट कर रखा है 91% के आसपास, बाकी सब ने इससे ज्यादा कर रखा है। तो दोस्तों इन सब के बेसिस पे अगर हम पॉइंट दे तो सबसे ज्यादा पॉइंट मिलता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को, जो कि है 6 पॉइंट। उसके बाद मिलता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 5 पॉइंट का, और फिर है इडलवाइस मिड कैप फंड और HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 4-4 पॉइंट के साथ। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी ये जो 4 फंड है जो हाईलाइट किया हुआ है, ये चारों फंड बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आप इन चारों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये 4 फंड को यहाँ देख के आप इन्वेस्ट मत कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के पहले आप अपनी ओर से भी एनालिसिस कर लीजिएगा। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आपका गोल क्या है, आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, ये सबको कंसिडर करके अपना रिसर्च करके फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, इन चारों में से सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का और सबसे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है HDFC अपॉर्चुनिटी फंड। लेकिन वही बात आ जाती है, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड आपको अच्छा परफॉर्म करके दे रहा है तो उसके रिटर्न में वो आपसे एक फीस चार्ज कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ हमें इसका थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड अच्छे म्यूचुअल फंड है, आप इन म्यूचुअल फंड में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं अपने एज, रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा और जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।